महंगाई के सताए अवाम गुर्दा फरोश गिरोह के हत्थे चढ़ गए। पेट की आग बुझाने के लिए गुर्दों की फरोख्त का इंकशाफ हुआ। फोर्ट अब्बास में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख्त करने वाला गिरोह सरगर्म। भट्टा मजदूर ने एजेंट के जरिए अढ़ाई लाख रुपए में गुर्दा फरोख्त किया। मजदूरों को इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन किया गया। आपको बता रहे हैं फोर्ट अब्बास में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। महंगाई के सताए अवाम गुर्दा फरोश गिरोह के हत्थे चढ़ गए। पेट की आग बुझाने के लिए गुर्दों की फरोख्त का इंकशाफ सामने आया है। फोर्ट अब्बास में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख्त करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फोर्ट अब्बास से नोमान सईद ने। जी नोमान, बताइएगा गुर्दे कहाँ फरोख्त हो रहे हैं? महंगाई के सताए अवाम गुर्दा जो गिरोह है वो हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के सताए अवाम जो गिरोह है वो गिरोह जो हेलो जी नोमान, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के सताए अवाम जो है गुर्दा फरोश गिरोह के हत्थे चढ़ गए हैं। पेट की आग बुझाने के लिए जो है गुर्दों की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। फोर्ट अब्बास में जिस्मानी अज़ा की खरीदो फरोख्त करने वाला जो गिरोह है वो सरगर्म है। भट्टा मजदूर ने एजेंट के जरिए अढ़ाई लाख रुपए में गुर्दा फरोख्त किया है। मजदूरों को इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन किया गया है। गुर्दे फरोख्त करने का जो घिनौना जो कारोबार है इस वक्त फोर्ट अब्बास और गिरदनवाह में अरूज पर पहुंच गया है। गरीब मेहनत कश भट्टा मजदूर ज्यादातर गुर्दे फरोख्त कर रहे हैं। अभी तक के 4 नाम जो है वो सामने आए हैं जो एजेंट के थ्रू 2.5 से 3 लाख रुपए के अवध फरोख्त कर चुके हैं। जराये से हमें ये भी मालूम हुआ है कि गरीब मेहनत कश और मजदूरी करने वाला जो भट्टा मुलाजिम है, जो सादा लोग है, इनको पैसों का लालच देकर जो है बुलाकर गरीब गुर्बत से तंग आकर जो है एजेंट के चक्कर में आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए गिरोह को किस तरह सादा लोगों को बिला फुसला कर इस्लामाबाद ले जाते हैं ये लोग? ये बता चलो कि फोर्ट अब्बास जो है ये जनूबी पंजाब की पसमानदा तहसील है और यहाँ का जो लोगों का जो ज्यादातर इंसार है वो ज़राअत पर है। जो गरीब गुरबा लोग हैं वो भट्टा पर मजदूरी करते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर भी है और एक जिस पर जो है वो अपने गुर्बत को खत्म करने के चक्कर में अपनी जिंदगियों से खेल रहे हैं। जराये से ये भी मालूम हुआ है कि इस वक्त जो है 12 के करीब फोर्ट अब्बास के जो मेहनत कश मजदूर है वो एजेंट के जरिए जो है गुर्दे फरोख्त करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। फोर्ट अब्बास के शहरियों ने जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि इस पर जो है फौरी नोटिस देकर जो है जिन्होंने जो काम में मुलव्वस है इनको जो है बेनकाब किया जाए, उस पर जो है इसकी रोकथाम के लिए पूरी तौर इकदाम किए जाए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमजद बुखारी ने। जी अमजद बुखारी, बताएगा कि गुर्दों की खरीदो फरोख्त के वाकया सामने आया है। गुर्बत ने सादा लोग भट्टा मजदूरों को गुर्दों की फरोख्त पर मजबूर कर दिया है। आप बताएगा कि इतनी संगीन मसले से निपटने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान में जिस्मानी अज़ा की फरोख्त का धंधा जो है बड़े अरसे से जारी है और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में फैली गुर्बत है। लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने पेट का ईंधन भरने के लिए अपने अज़ा बेचें। ये जो गुर्दों की फरोश का मामला सामने आया है, ये पहले भी इस किस्म के स्कैंडल सामने आए हैं। अभी फोर्ट अब्बास में ये मामला सामने आया है जिसमें 10 से 12 लोगों को ये मजबूर किया गया है कि वो गुर्दे बेचें और वो 2 से 2.5 लाख रुपए में अपने गुर्दे उन्होंने बेचे हैं और फिर इन लोगों को बड़े शहरों में ले जाते हैं, उनके वहाँ गुर्दे निकाले जाते हैं और फिर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। यहाँ से ये 2-2.5 लाख रुपए में ये गुर्दे खरीदे गए हैं। ये बड़े शहरों में जाके 20 से 25 लाख रुपए में फरोख्त होते हैं। तो ये पहले ही तय कर लिया जाता है, आगे इन गुर्दों को फरोख्त करने के हवाले से गाड़ियाँ तलाश कर ली जाती हैं। ये गैर कानूनी काम है, इसके हवाले से बड़ी कानून साजी भी हुई लेकिन इसकी रोकथाम नहीं होती। खासतौर पर भट्टों पर काम करने वाले मजदूर जो मजबूर होते हैं भट्टा मालकान के हाथों और वो उन्होंने एडवांस दिए होते हैं पैसे और उनके पूरे खानदान वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं, वो अमूमन जो है इस सारी सूरत हाल का ज़्यादा शिकार बनते हैं। तो इसमें कानून तो पहले मौजूद है लेकिन इस पर अमल दरामद बड़ा मुश्किल हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने भी लोगों को बहुत मुश्किलात का शिकार किया है। अब आप देखें, जहाँ आटा 160 रुपए किलो बिक रहा हो तो एक आम आदमी के लिए, एक मजदूर के लिए जिंदगी गुजारना, अपने बाल बच्चों का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है।
ایسے حالات میں لوگ مجبور ہیں، وہ خود بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے جہاں وہ اپنا کوئی جسم کا کوئی اعضاء بیچ کے اپنا گزارا کر سکیں، اور اس میں آسان رستہ جو ہے وہ گردوں کی فروخت نظر آتا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ بھی گردوں کی فروخت میں ملوث ہوتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں وہ اپنا ایک گردہ فروخت کر دیتے ہیں، اور ان کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ایک گردے سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، باقی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک گردہ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ پھر جو ہے بیمار آدمی کو لگ جاتا ہے، اور اس سے 25 سے 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈاکٹرز یا ہاسپٹلس کے لوگ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں۔ یہ پورا ایک گینگ ہے جو اس سارے معاملے میں ملوث ہوتا ہے، اور پوری چین ہے جو چلتی ہے نیچے سے اوپر تک۔ بٹا مزدوروں کے حوالے سے پہلے بھی کافی ساری قانون سازی کی گئی ہے، لیکن اس سلسلے کو کافی حد تک روکا بھی گیا، لیکن اب پھر جو ہے یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ عموماً جو ہے بھٹا ہوا لوگوں سے جو ہے وہ جبری مشقت کی جاتی ہے، بگاڑ لی جاتی ہے۔ جی امجد بخاری صاحب بتائے گا کہ دن بہ دن مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو کیا اس سنگین جرم میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ ظاہر ہے جی، مہنگائی نے ساری صورتحال میں مزید جو ہے وہ تیزی پیدا کی ہے۔ اس وقت مہنگائی اب بڑی عروج پر ہے، بہت شدت ہے مہنگائی میں، اور خاص طور پہ لوگوں کے لیے اپنے 2 وقت کی روٹی کا گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 160 روپے کلو اگر آٹا فروخت ہو رہا ہو، اور یہی حال جو ہے مزدور کی ایک دن کی دہاڑی کے برابر جو ہے گھی کا پیکٹ ہو، گھی کا ڈبہ ہو، تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت لوگ مجبور ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اعضاء فروخت کر رہے ہیں۔ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا، اور خاص طور پر جو اشیاء خرچ ہیں، اشیاء ضروریہ ہیں، وہ کوٹے کے حساب سے لوگوں کو سستے نرخوں پر دینی چاہیے۔ اگر یہ نہیں فراہم کیا جائے گا تو یقیناً اس ساری صورتحال میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی جو یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے کہ اپنے اعضاء بیچنے کا، تو اس میں بھی تیزی آ سکتی ہے۔ جی اضافہ ہوگا، ایڈیٹر روہی ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ نعمان سعید بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر۔ مہنگائی کے ستائے عوام گردہ فروش گروہ کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ غربت سے تنگ سادہ لو مزدوروں نے گردے بیچنے شروع کر دیے۔ ایجنٹس مزدوروں کو بہلا پھسلا کر اسلام آباد لے جا کر گردے نکالتے ہیں۔ بھٹا مزدور آصف اور طارق نے 2.5 لاکھ روپے میں گردہ فروخت کیا۔ درجن سے زائد بھٹا مزدور اب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ گردے فروخت کرنے والے بھٹا مزدوروں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ محمد آصف والدن راجتا کی کام کرنا بٹھے دے کرنے۔ اچھا ہاں جی، تے گردہ کنے دا تو بیچیا 2.5 لاکھ دا۔ کتنے جا کے نکلیا؟ اسلام آباد اسلام آباد کہڑے ہسپتال چ؟ ہسپتال نے جی کوٹھی سے اتنا یاد ہے بس، اچھا پٹی بنی ہے۔ کنی دیر ہو گیا؟ یہ ہو گیا 2 مہینے ہو گئے۔ 2 مہینے۔ اچھا کنے لوگوں نے ہجے تک فوٹا باس دے گردے کٹا چکے ہیں؟ میرے ویکھنے تے 3 کٹائے نے۔ 3 بندے نے گردے کٹائے نے، سلک لیا ہاں جی، تو وہ گردہ دکھا کے کڈایا؟ نکو نے بھیجا ہے۔ نکو کتنے کام کرتا؟ ہاں جی 78 والا؟ ہاں جی، تے وہ سارے وہی بھیجدا؟ نہیں جی ہاں بس وہ ماڑا موٹا رابطہ ہی ہوا اس دے۔ نکو ولد کی ولد دا نہیں پتا جی، تے ہن میں کتنے جاندا ہی نہیں ہے۔ وہ کتنے رہندا ہن؟ 18 چ رہندا۔ 78 دے وچ؟ آپ کو بتایا مظفر گڑھ کے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا شدید فقدان۔ 4 ماہ کے دوران 8 CEO ہیلتھ تبدیل ہونے سے معاملات متاثر ہو گئے۔ ہسپتال میں پناہ گاہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپ گریڈیشن نہ ہو سکی۔ انتظامیہ کی غفلت سے ادویات بھی نایاب ہو گئیں۔ انتظامیہ کی غفلت کے حوالے سے مزید جانیں گے عامر ڈوگر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ ہسپتال میں مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ گزشتہ سال جو پناہ گاہ یہاں پر بنائی گئی تھی مریضوں کے لواحقین کے لیے، وہ مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور دور دراز سے آنے والے مریضوں کے لواحقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ادویات کی بھی شارٹیج ہے۔ شہریوں سے ہی اس حوالے سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے جی ہاسپٹل کی، کیا کہتے ہیں؟ صورتحال سر یہ ہے کہ پہلے بھی ادھر آنا پڑتا ہے اور لائن بہت لمبی ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ادویات بھی ہیں نا وہ بھی کیا نام ہے بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ اور ادھر گزشتہ سالوں میں بنائی تھی پناہ گاہ، تو وہ ادھر جو لواحقین آتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہوتی تھی، لیکن اب وہ ختم کر دی گئی ہیں، جس کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا CEO ہیلتھ اور MS جو ہسپتال کے ہیں وہ بار بار تبدیل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 8 ماہ میں تقریباً 8 کے قریب ہی افسران تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس سے کیا معاملات فرق پڑ رہا ہے اور شہریوں کو کیا مشکلات ہیں؟ سر وہ جو بھی چینج ہو رہے ہیں، لیکن معاملات تو شہریوں کے لیے بہت ہی مشکل ہیں، کیونکہ حال تو وہی ہے، بے شک چاہے MS چینج ہو رہا ہے، جو بھی چینج ہو رہے ہیں حال تو بالکل وہی ہے،
اور ان کو شہریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیسیکلی شہریوں کا اور مریضوں کے لواحقین کا مطالبہ یہی ہے کہ ایک تو پناہ گاہ کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے مریضوں کے لواحقین کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ عامر ڈگر بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی کمی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر غلام یاسین صابر کہتے ہیں ادویات کی خریداری کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادویات کی قلت کے حوالے سے مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح شہریوں کی اور مریضوں کی اس حوالے سے شکایت آئی تھی، اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں خصوصاً ڈسپینسریز اور اس کے علاوہ جو بنیادی ہیلتھ سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو آر ایس سیز ہیں، ٹاؤن ہاسپٹلز ہیں، ان میں میڈیسن کی فراہمی کے لیے نئی میڈیسن کی خریداری کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ ڈاکٹر صابر یاسین موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، اس حوالے سے نئی میڈیسن بھی خریدی جا رہی ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے اور کب تک محکمہ صحت تمام ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی مکمل کر لے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادویات کے سلسلے میں آپ کو یاد کرتا چلوں، ضلع ملتان کے ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیوز، آر ایس سیز اور بی آئی یو میں ہماری جو اسینشیل میڈیسن، جس کا ہم اسٹینڈرڈ میڈیکل لسٹ جو میڈیسن ہماری شامل ہیں، وہ تقریباً 95 سے 98% تک موجود ہیں اور تمام مریضوں کو او پی ڈی میں اور ایمرجنسی میں اور انڈور میں دی جا رہی ہیں۔ جو جہاں تھوڑی بہت ہماری ادویات کی کمی ہے تو ہم نے ڈی جی ایف اے سے بھی اور مدد مانگی ہے اور انشاءاللہ 1-2 دن میں ہمارے پاس وہ دوائیاں بھی آ جائیں گی۔ ادویات کی خریداری کے ضمن میں عرض یہ ہے کہ ہمارے فیز 1 میں تقریباً 137 ادویات ہماری فائنل ہوئی ہیں، جن کے ہم نے پرچیز آرڈر دے دی ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلدی ہمارا جو ٹیپولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے 45 دن کا، اس کے اندر ان کی سپلائی شروع ہو جائے گی اور جو دوائیات باقی ہیں اس کے لیے ہم دوبارہ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ری ٹینڈر میں جا رہے ہیں، وہ بھی 2-3 مہینے میں فائنل ہو جائیں گی۔ جی بالکل، اس حوالے سے ہیلتھ کا یہ کہنا ہے کہ جو آؤٹ ڈور وارڈ ہے، انڈور ہے اور ایمرجنسی میں جو بنیادی ادویات ہیں ان کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اور جو 137 کے قریب مزید ادویات پرچیز کی ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بلال نیازی، آپ کا بہت شکریہ۔ حکومت کے دعوے کھوکھلے نکلے۔ ملتان رحیم آباد کے ٹاؤن ہسپتال میں سہولیات کی عدم فراہمی، ایکس رے مشین اور سی بی سی ٹیسٹ سسٹم غیر فعال، بنیادی مرکز صحت میں آئے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ شہریوں کو مزید کن مشکلات کا سامنا ہے، جانیں گے شکیل سلطان سے۔ جی وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ وہ شہریوں کو بنیادی سہولیات بہترین دے رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم بنیادی مرکز صحت کی بات کریں، جہاں شہری مفت علاج کے لیے اپنے ٹاؤن ہسپتال میں آتے ہیں، لیکن وہاں بھی شہریوں کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ملتان شہر میں ہم رحیم آباد کے ٹاؤن ہسپتال کی بات کریں، یہاں شہری آ رہے ہیں، کئی سہولیات لے بھی رہے ہیں، لیکن اکثر سہولیات نہیں بھی مل پا رہی، جس میں میڈیسنز ٹاپ کا ایشو چل رہا ہے۔ اس ٹائم شہریوں کو میڈیسنز کی شارٹیج رہتی ہے۔ اس ٹاؤن میں ایکس رے کا بھی شہریوں کو پرابلم رہتا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ اس ہسپتال کی انتظامیہ بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کون کون سی چیزیں یہاں پہ فنکشنل ہیں اور کون کون سے مسائل ہیں جو شہریوں کو پیش آتے ہیں یہاں پہ؟ کافی چیزیں جو میجر ہیں وہ سموتھلی فنکشن کر رہی ہیں۔ ہمیں کوئی ایز سچ پیشنٹ کی ڈیلیوری میں، پیشنٹ کیئر میں، ہیلتھ کیئر میں کوئی ایسا پرابلم ہے نہیں۔ جو پرابلم ہم تھوڑے بہت فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ہے ڈیمانڈ ہم ایشو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے جس صوبے میں حکومت ہی پولیٹیکلی انسٹیبل ہو تو اس صوبے کی بجٹ کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو ارباب اختیار لوگ ہیں ان کو ہم ڈیمانڈ لکھتے ہیں۔ جو سب سے بڑا یہاں کا پرابلم ہے وہ ایکس رے مشین ہے، اس کی انسٹالیشن اگر ہو جائے تو پیشنٹ کو یہاں سے نشتر یا دوسرے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ان میں جانا نہیں پڑے گا۔ جو بیسک ہیلتھ پہ ہمیں ایکس رے ایک لازمی چیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس ٹاؤن کی ایمبولینس فعال ہے، دیکھیں وہ غیر فعال کھڑی ہے، پانی کا پلانٹ ہے۔ نہیں، ٹاؤن ہاسپٹل کی جو ایمبولینس ہے وہ بالکل فعال ہے، وہ کام بھی کرتی ہے جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پہ مریض آئے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں ادویات مل رہی ہیں آپ کو؟ یہ سر السلام علیکم، محمد عزیز میرا نام ہے سر۔ بعض ٹائم ہمیں پرابلم ہوتی ہے، ان کو یہ ہمارے سے ریکویسٹ ہے ان کو جلد سے جلد ادویات دیے جائیں۔ انتظامیہ نے بھی بتایا کہ ہم نے اپنے ارباب اختیار کو اپروولس کے لیے چیزیں بھیجی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ لیب کی جو ٹیسٹ ہے وہ فنکشنل اپروول کے لیے چیزیں بھیجی ہیں۔ شکیل سلطان بہت شکریہ۔ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان، آرتھوپیڈک وارڈ کی لفٹ گزشتہ 3 ماہ سے خراب، آپریشن والے مریضوں کو سیڑھیوں سے اوپر لے جانے لگا۔ سہولیات کے فقدان کے حوالے سے مزید جانتے ہیں طاہر جویا سے۔ جی طاہر جویا، آگاہ کیجیے گا۔
بالکل جی، میں اس وقت آرتھوپیڈک وارڈ میں موجود ہوں، جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا ہسپتال وکٹوریہ ہسپتال، جہاں پر بنیادی سہولیات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آرتھوپیڈک وارڈ کی جو لفٹ ہے وہ کافی عرصہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے جو مریض ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو ویل چیئر ہے اس پر بٹھا کے مریضوں کو اوپر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ لواحقین بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، کتنی مشکل ہوتی ہے مریضوں کو اوپر لانے میں؟ 2 گھنٹے مریض چیختے رہتے ہیں. یہ ہڈی وارڈ ہے. ہڈی وارڈ میں سہولیات ہونی چاہیے. 2 گھنٹے ہم ویل چیئر سے یہاں سے لے کے آتے ہیں. کافی مشکل ہوتی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی سنائی نہیں ہے، کوئی یہاں پہ سننے والا نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں. بالکل جی، حکمران سوئے ہوئے ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کتنا مسئلہ ہوتا ہے جو مریض اوپر نہیں آ سکتے، پیدل نہیں آ سکتے، ان کو ہم اوپر لانے میں کتنا مسئلہ ہوتا ہے؟ سر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. سارے مریض پریشان ہیں. آپ 5-10 منٹ رک جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے مریض آتا ہے کیسے نہیں آتا. یہ مریض جم نہیں برداشت کرتے، اٹھا کے لے کر آتے ہیں انسان. 4-5 بندے ایک مریض کو لے کر اوپر ہیلپ انسان کے مانگتے ہیں، یار ہیلپ دے دو، ہیلپ مریض لے کے جاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اتنا بجٹ آتا ہے اس ہسپتال کا اربوں روپے کا، وہ کہاں جاتا ہے اور آپ کیا انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ طالب یہ انسان کو سہولیات دیں. ہاں، یہ جو سب پریشان ہیں ان کے بارے میں سوچے. لفٹ ہونی چاہیے جہاں پہ جو مریضوں کو اوپر لے کے جائے. لفٹ لازمی ہونی چاہیے سر، لازمی ہے. خراب پڑی ہے. بالکل یہ لفٹ خراب پڑی ہے، لفٹ یہاں پر ہونی چاہیے. جو مریض اور لواحقین ہیں وہ پریشان ہیں، ان کا یہی کہنا ہے. یہاں پر سہولیات کا شدید فقدان ہے. طاہر جویا آپ کا بہت شکریہ. اب رک کریں رحیم یار خان کا اور آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں آٹے کی قلت برقرار ہے. شہری صبح سے لمبی لائنوں میں آٹے کے حصول کے لیے رل رہے ہیں. شہری کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں آٹا بہت مہنگا ملتا ہے. آٹے کے حصول کے حوالے سے مزید بتائیں گے عامر بھٹی. بالکل رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے آٹا نایاب ہو چکا ہے. سرکاری آٹا 10 کلو کا تھیلا لینے کے لیے رحیم یار خان کے شہری صبح سویرے لمبی لائنوں میں لگ جاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی لائن ہے تحت نگاہ تک، جو دور دور تک لائن میں کھڑے ہوئے شہری جو ہیں 10 کلو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں آٹا ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو مہنگے داموں میں ملتا ہے. 10 کلو کا آٹا تھیلے لینے کے لیے شہری کئی گھنٹے جو ہے وہ خوار ہوتے ہیں. شہری مس موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گے 10 کلو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے اتنی لمبی لائن میں آپ انتظار کرتے ہیں؟ جی 3-4 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے. ابھی کام پہ جائیں یا آٹا لیں، غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. مہربانی کریں آٹا صاف کریں، غریب آدمی کو سہولت کریں. ابھی کام مزدوری کریں یا آٹا لے کے ہیں، ایک ہی کام کریں گے، دیہڑی ضائع جائے گی یا آٹا ملے گا، ایک ہی کام ہوگا اور تو کچھ نہیں کر سکتے. کیا کہنا چاہیں گے 10 کلو آٹے تھیلے کے لیے اتنی لمبی لائن میں آپ انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کام پہ جاتے ہیں، کام پہ جانا تو ضروری ہے. اب ادھر 7 بجے سے کھڑے ہیں، تقریباً 3-4 گھنٹے تو لگ جائیں گے آٹے لینے کے لیے، تو ہم کیسے کریں؟ شہری ہیں جو کہتے ہیں کہ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے ان کو لگ جاتے ہیں 10 کلو آٹے کا تھیلا خریدنے کے لیے. ان کا یہی مطالبہ حکام بالا سے کہ آٹا سستا بھی کیا جائے اور وافر مقدار میں اویلیبل کیا جائے. عامر بھٹی ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ. سرد موسم اور کم استعمال کے باوجود بجلی بحران، ملتان کے مکین متبادل حل کے لیے سر پکڑ کر بیٹھ گئے. یو پی ایس بیٹری کی قیمتیں قوت خرید سے باہر ہیں. بجلی بحران کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے. جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا. بالکل گرما ہے، لیکن بجلی کی لوڈ سیٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی صورتحال ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے موسم گرما میں ہوتی ہے. لوڈ سیٹنگ کی صورتحال جو ہے وہ آج کل کے دنوں میں جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے ہر علاقے میں، ملتان شہر کے خاص طور پہ. اسی وجہ سے جو یو پی ایس کی بیٹریز ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے ان کی جو ڈیمانڈ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو. بات کرتے ہیں دکاندار سے. سر بتائیے گا کتنا اضافہ ہو گیا؟ تقریباً 10%, 15% ریٹ بڑھ چکے ہیں اور چھوٹی بیٹری کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں، بڑی کے بھی بڑھ گئے ہیں. ریٹ اوپر ہی جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے. کسٹمر کو ریٹ بتاتے ہیں، وہ کہتا نہیں جی ریٹ زیادہ ہے، پرانے ریٹوں پہ آؤ. لیکن کمپنی نے ریٹ بڑھا رکھے ہیں. ریٹ کم از کم 10%, 12% ابھی بھی بڑھے ہیں. کب بڑھے ہیں؟ کتنے ٹائم میں بڑھے ہیں؟ یہ تقریباً ہو گئے ہیں 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ہاں جی 2 ہفتے میں 10%. اب کیا قیمت ہو گئی ہے؟ تقریباً جو میران کی بیٹری ہے وہ 7500 کی ہو گئی ہے. جی یو پی ایس کی بیٹری وہ چھوٹی بیٹری بھی تقریباً 18,000 روپے کی ہے. سر کیونکہ یہ تو بیٹری اب تو کیونکہ لوگ چھٹنگ زیادہ ہو گئی ہے تو بیٹری تو لینی پڑے گی ہمیں. تو یہاں سے آ گئے ہیں بیٹری لینے کے لیے، تو بیٹری کا ریٹ اتنا بڑا ہوا ہے تو کیا کریں. بیٹری تو لینی تو ہے لیکن مہنگی بہت ہیں، تو انہوں نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں اور ان کو چاہیے کہ بیٹری کے ریٹ کم کریں. مہنگائی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ کم کی جائے. ہر بندہ یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہر طرف پھیلی مہنگائی کو کم کیا جائے. ابراہیم خان آپ کا بہت شکریہ.
जहानिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सेंटर पर बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं, खवातीन सरापा एहतजाज, खवातीन सड़क किनारे जमीन पर बैठकर टोकन का इंतजार करने पर मजबूर। सहूलियात के फुकदान के हवाले से मजीद बताएंगे अमजद हुसैन भुट्टर जी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 7,000 फ़ीसद ख़ानदान को रकूम का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन जहां जहानिया की जो ख़वातीन है वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ जमा है और रकूम ना मिलने की वजह से यहाँ ज़लीलो ख्वार हो रही हैं और रोड किनारे ही बैठने पर मजबूर है। मेरे साथ भी कुछ ख़वातीन हैं जो सरापा एहतजाज है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि रकूम हासिल करने के लिए आप यहाँ आई हुई हैं, क्या कहेंगी, रकूम मिली आपको कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं मिली। मैं 7 तारीख से आ रही हूँ, मुझे वो पैसे नहीं दे रहे। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं दूसरे तीसरे दिन आती हूँ, धक्के खाकर चली जाती हूँ। जी मेरे साथ एक और खातून भी मौजूद है, मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा। भाई मैं मुजफ्फराबाद से आती हूँ, 3 दिन से दुआई की सांस रुक जाता है, मेरा कोई पैसे नहीं देता मुझे। जी जैसा कि आपने सुना है कि खवातीन का कहना है कि ये कई दिनों से यहाँ आकर जलीलो ख्वार हो रही है और रिटेलर की जानिब से इन्हें जलीलो ख्वार किया जा रहा है और इन्होंने ये भी शिकायत की है कि रिटेलर इनसे अभी मांगते हैं। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां, सियासी हलकों में इलेक्शन कैंपेन शुरू। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम ने हल्का अवाम के लिए फ्री चिंचा रिक्शा जो है वो शुरू कर दिया है। क्या ये सहूलत सिर्फ इंतखाबात तक महदूद है या हमेशा के लिए अवाम को मैसर होगी? इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल साबिक रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम के लिए अपने हलके की आवाम के लिए एक बड़ी काविश, चौक शाहबाज से बलोच चौक तक हलके की आवाम को फ्री जो है वो रिक्शा सर्विस मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, बात भी करेंगे। सलमान साहब, ये क्या आइडिया है और कैसे ये जो है इसका रोज़ाना की बुनियाद पर इसको अमली जामा पहनाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज हमने ये फ्री सर्विस का जो है आगाज़ किया है। चौक शाहबाज से बलोच चौक तक और रंगीलपुर तक हज़ारों मुसाफिर ऐसे हैं जो रोज़ाना सफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ सवारियों पर, और यहाँ पर गरीब गुरबा की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, मर्द काम करते हैं। तो उनके लिए एक काविश का हमने जो है वो आगाज़ किया है कि फ्री जो है उनका जो रोज़ाना का ख़र्चा है, समझ लें कि 100 रुपया तकरीबन रोज़ाना एक अगर सवारी को बच जाए तो और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो उनको हमने जो है वो एक यानी सहूलत प्रोवाइड की है। इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि इसका कितना बेनिफिट लोगों को मिलता है, तो फिर आगे भी इंशाल्लाह और इस तरह के काम करते रहेंगे और हमारे सारे दोस्त हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। रिक्शे जो पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स मतलब फ़िलहाल एक ही रूट बनाया गया है और इसके साथ साथ इसको रोज़ाना की बुनियाद पर क्या अपनी ज़ाती जेब से इसको? जी बिल्कुल, ये 2 रूट बनाए गए हैं जो एग्जिस्टिंग रूट हैं भी, जो रिक्शे चलते भी हैं इस रूट पर, चौक शाहबाज से बलोच चौक और चौक शाहबाज से रंगीलपुर। ये 2 एग्जिस्टिंग रूट ऐसे हैं जो पहले से ही जहाँ पर सवारियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर समझ लें कि एक मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं 3-4 जहाँ पर सवारियाँ खड़ी होती हैं और रिक्शों का इंतज़ार करती हैं। गरीब गुरबा जो है सर्विस से मुफ्त जो है वो इस्तेफादा भी करेंगे। उनका कहना है कि 100 रुपये की रोज़ाना हवाले के मसाइल को जड़ से खात्मे के लिए अहम इकदाम। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान पर हुकूमत मेहरबान। हल्के के तरक्याती कामों के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना की जानिब से जारी फंड स्पीकर के हल्कों में मुख्तलिफ कामों पर खर्च होंगे। आपको बता रहे हैं मियांवाली के मसाइल को जड़ से खात्मे के लिए अहम इकदाम सामने आ चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान पर हुकूमत मेहरबान हो चुकी। हल्के के तरक्याती कामों के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि महकमा खजाना की जानिब से जारी फंड स्पीकर के हल्कों में मुख्तलिफ कामों पर खर्च होंगे। आपको बता रहे हैं मियांवाली के मसाइल को जड़ से खात्मे के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान पर हुकूमत मेहरबान हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैसर खोकर जी, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान के हल्के के लिए महकमा खजाना ने 3 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया है, जबकि फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबों के लिए 89 करोड़ रुपए जो 79 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे दीगर हल्कों के लिए जो सिप्तैन खान के हल्के में सीवरेज सिस्टम, गली नालों के लिए, सड़कों के लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए 3 अरब रुपए का पैकेज जो है ना महकमा खजाना ने दिया है। और महकमा खजाना ने ये कल रात जो है ये सिप्तैन खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनके हल्के के लिए जो फंड है ये जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया सर।
सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक महकमा खजाना ने PDMA को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जारी फंड सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगा। महकमा खजाना ने PDMA के अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी है। आपको बता रहे हैं सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक हो गई है। महकमा खजाना ने PDMA को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जारी फंड सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगा। महकमा खजाना ने PDMA के अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी। रेलवे हुक्काम की नाक़िस हिकमत अमली ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर। माह दिसंबर में चलने वाली 654 में से 474 ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। दिसंबर में ट्रेनों के तसलसल की शरह सिर्फ 19% रिकॉर्ड। रेलवे इदादो शुमार के मुताबिक एक माह में ट्रेन ऑपरेशन के 2231 घंटे ज़ाया हुए। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे काम की जो नाक़िस हिकमत अमली है उसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त है बुरी तरह मुतासर हुई है और माह दिसंबर में चलने वाली 654 ट्रेनों में से जो 457 ट्रेनें हैं वो घंटों तक का शिकार रही हैं। और इस वजह से जो रेलवे हेडक्वार्टर ने एक शुमार रिपोर्ट मुरतब की है उसके मुताबिक दिसंबर में ट्रेनों की जो पंक्चुअलिटी की शरह है वो 19% है, वो रिकॉर्ड की गई है। और मौसम की खराबी, सिग्नल सिस्टम, ट्रैक, कोचिंग, लोकोमोटिव में खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 2231 घंटे हैं वो ज़ाया हुए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस 684 घंटे, रेलवे ट्रैक में खराबी के बायस 410 घंटे, आपको सिग्नल में खराबी के बायस 128 घंटे हैं वो ज़ाया हुए हैं, जबकि सिग्नल खराबी के बायस 303 घंटे और कंप्यूटराइज सिस्टम सिग्नल सिस्टम में खराबी के बायस 138 घंटे हैं वो ज़ाया हुए हैं। और रेलवे दादाशुमार के मुताबिक ट्रेनों की क्रॉसिंग पर 138 घंटे, जबकि हादसात के बायस 36 घंटे ज़ाया हुए, जबकि मैन अनमैन लेवल क्रॉसिंग ग्रेड पर 31 घंटे और इंजन फेल होने के बायस 25 घंटे, जबकि कोचिस की खराबी के बायस 40 घंटे हैं वो ज़ाया हुए हैं। और इस वजह से मौसम सरमा के पेशगी इतला के बावजूद जो रेलवे का बाला है वो बेहतर हिकमत अमली है वो तैयार नहीं कर सके, जिसकी वजह से रेलवे ट्रेन ऑपरेशन के जो है वो एक माह अमली तैयार नहीं कर सके। टैक्स नादहिंदगान हो जाएं तैयार। FBR मुल्तान का रॉयल स्टेट से वाबस्ता अमीर तरीन मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार थीम हुसैन की रोही से गुफ्तगू। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ोहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी, आगाह कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, FBR की जानिब से जो है वो रियल एस्टेट से वाबस्ता बड़े बड़े मालकान जो कि लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई करने का अब फैसला कर लिया गया है। इस तमाम तसूल पे बात करने के लिए तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन तरीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तरीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? रियल एस्टेट मौजूदा दौर में जो है वो एक उभरता हुआ एक डिपार्टमेंट बन के सामने आ रहा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखें, लोगों के पास बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, प्लाजे हैं, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा कारोबार है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया भी हुआ है, ताहम FBR ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम के तहत, ट्रैकिंग का निज़ाम है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड के साथ मिलकर और नादरा के साथ मिलकर उन्होंने अपना एक ट्रैकिंग निज़ाम बनाया हुआ है, जिससे पता चलता है कि किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, किसका बैंक बैलेंस है, किसके पास कितनी कॉलोनीज़ हैं, प्लाजे हैं। तो वो सारा जो ना अब जाहिर है अब छुपाने के लिए उनकी जगह नहीं है कोई। ताहम गवर्नमेंट ने अब क्रैकडाउन कर दिया है, जितने रियल एस्टेट जो मालकान हैं उन पे उनके असासाजात, उनके बैंक अकाउंट्स वो सारे तो गवर्नमेंट देख रही है। अगर वो टैक्स ड्यू जमा नहीं करवाएंगे तो इनकम टैक्स कानून के मुताबिक 100% उनकी जो कंसीलमेंट है, जो इनकम छुपाते हैं, 100% जुर्मानों और पेनल्टीज़ का सामना भी करना होगा और उनकी जायदाद जब्त भी हो सकती है और उनकी जायदाद को सीज़ कर कर गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा भी करवाया जा सकता है। तो इससे बेहतर है कि वो अपने जो ड्यू शेयर है, जो टैक्स है, वो जमा करवाएं और पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेशन का जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसकी कमी पूरी करने के लिए वो मुल्क और मिल्लत का साथ दें। वो तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन थेम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि अब उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया जिन्होंने कॉलोनीज बना रहे हैं, लेकिन 100% कोटादू में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन में तमाम सीटें जीतने के लिए नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तब्दीली लाने के लिए मुतहरिक हो गए। सदर और जनरल सेक्रेटरी किन तब्दीलियों के लिए मुतहरिक हैं, इस बारे में जानते हैं शफकत मिलाना से। जी शफकत मिलाना, आगाह कीजिएगा। बार में आज पहली दफा जो है इस दफा के जो इलेक्शन है 2023 में एक ही जो ग्रुप है उसने तमाम की तमाम सीटें यहाँ पर जीत ली हैं। मेरे साथ नौ मुंतखब सदर और सेक्रेटरी मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ सिग्नल के इशू हैं और दूसरे मसाले, इनसे पूछते हैं ये मुंतखब होकर कचहरी की किस तरह खिदमत करेंगे। जी शाह साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा मलिक फयाज का ग्रुप और इजाज़ अहमद खान गुरबानी ग्रुप ने अलायंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे पैनल को कामयाबी हासिल हुई है।
अब हम मुंतखब हो गए हैं। विद इन ए मंथ हम ये कोशिश करेंगे कि ये सिग्नल के जो इश्यूज़ हैं ये ख़त्म करेंगे, ये सिग्नल इंशाअल्लाह पूरे आएंगे। हमने पीटीए से भी बात कर ली है, इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम जो मसला है हमारा यहाँ पे जो वकला साहबान के चैम्बर हैं इनके दरमियान जो सोलिंग वगैरह टफ टायर का इशू है ये भी हल कराएंगे। इसके अलावा सबसे जो अहम बात है वो है वकला कॉलोनी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो निगरान वज़ीर आला बनेंगे उससे भी हम बात करेंगे, इंशाअल्लाह ये 2-3 माह के अंदर ये वकला कॉलोनी बन जाएगी। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पे जो सिग्नल का इशू है इनकी पीटीए से बात भी हो चुकी है। नौजवान वकला के लिए चैम्बर के जो मसाइल हैं, यहाँ पे टफ टायर के मसाइल हैं, उसके साथ साथ वकला कॉलोनी का जो इशू है वो जल्दी उसको हल। अब आपको बताएं, जामपुर में आटे की बिला तातुल फराहमी का मिशन, तहसील भर में 9 सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। सेल पॉइंट्स पर रोजाना की बुनियाद पर आटे के 5093 बैग फराहम किए जा रहे हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की हिदायत की रोशनी में ज़िलाई हुकूमत और तहसील इंतज़ामिया जो है इस वक्त सस्ते आटे के फराहमी के लिए कोशिशां है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के रश जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर जामपुर में बात की जाए तो जामपुर तहसील में तकरीबन 9 पॉइंट जो है वो आटे के खोले गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखा सके कि इस तरफ जो है लोगों की सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं, मर्द हैं और दूसरी जानिब जो है ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है आटे के हसूल के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। अगर हम इंतज़ामिया की जानिब से बात करें जो हमें मालूमात फराम की गई हैं तो तहसील जामपुर के लिए 5093 बैग जो है डेली की बुनियाद पर 9 पॉइंटों पर फराम किए जा रहे हैं, जिसमें मॉडल बाज़ार में 1167 बैग, सब्जी मंडी में 510 बैग, शेरू अड्डा पर 712, दाजल चौक पर 952 बैग, बस्ती छीना में जो है 100 बैग, सलीमाबाद में 300 बैग, दाजल में जो 400 बैग, हाजीपुर में 300, मोहम्मदपुर दीवान में 652 बैग जो है रोजाना की बुनियाद पर तकसीम किए जा रहे हैं। रश है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मजीद हम बात करते हैं आटे के हसूल के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जी चाचा, आटा ठीक मिलता है? कोई परेशानी? कोई परेशानी का नहीं। अच्छा जी चाचा, बिल्कुल सही मिलता है सर आटा, कोई गलत चाचा? क्या ठीक मिलता है जी बिल्कुल, जैसा कि आपने लोगों से सुना, ये जो खरीदार हैं उनका कहना है कि आटे की तकसीम का अमल जो है वो खुश असलूबी के साथ जा रहा है और कंट्रोल रेट पर 648 रुपए में जो है वो बैग भी जो है ना फराम किए जा रहे हैं। मजीद हमारे साथ कुछ खवातीन बीबी आटा की लड़ाई ठीक मिलता है? जी भैया ठीक मिलता है, सही मिलता है जी बीबी, तुसा क्या? जी भैया सही मिलता है जी बिल्कुल, दोनों अतराफ से मर्द और खवातीन जो है वो बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रश जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब आपको बताएं, हासिलपुर में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान बरकरार है। घी की कीमत 375 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स का मजीद अहवाल जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम के लिए महंगे हो गए हैं। मैं इस वक्त हासिलपुर राजा चौक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सस्ती अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, ये ऐसे ही चीज घी 300 रुपये किलो था, 75 रुपये किलो इन्होंने बढ़ा दिया है। 400 रुपये की थैली आटे की थी वो 650 कर दी है। उसके बावजूद महीना 20-20 दिन 25 आटा चीनी नहीं आ रहा और चीनी की परेशानी है। भावनगर चिश्तियाँ बेशुमार आटा चीनी आ रहा है, हमें ये मालूम नहीं है क्या वजह है, हासिलपुर शहर में क्यों नहीं आ रहा। आवाम बहुत ही परेशान है, गलियों में चक्कर लगा रही है, जब चक्कर लगा के थक जाते हैं। तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा है जो महंगाई करने के बाद भी आवाम को चीजें नहीं मिल रही। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने शहरियों का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया जो है महंगी हो गई है, लेकिन महंगी होने के बावजूद नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि घी 300 रुपये वाला 375 रुपये फी किलो, चीनी 70 रुपये किलो वाली 99 रुपये किलो, 400 रुपये 10 किलो वाला आटे का बैग जो है वो 248 रुपये के। मलिक अब्दुल रशीद, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, लिया में तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। शहर के तमाम बाजारों पर कब्जा, राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तजावुजात माफिया के हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। देखो जी, लिया शहर में तजावुजात माफिया ने जो है यकीनन पंजे गाड़ रखे हैं। तमाम जो शहर है, शहर के जितने भी बाजार हैं, साथ मार्केट है, वहाँ पर तजावुजात की वजह से जो शहरी हैं
जो खरीदार हैं उनको शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद सदर बाजार के अंदर, यहाँ पर भी दुकानदारों ने जो है कई फुट सामान बाहर रखा हो, साथ साथ जो मुख्तलिफ रेहड़ी बानों ने भी यहाँ पर बाजार के अंदर रेहड़ियाँ गुजार रखी, जिस वजह से जो खरीदार हैं स्पेशली खवातीन और बच्चे जब खरीदारी के लिए आते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ नेशनल मार्केट, अनारकली बाजार और दीगर जितने बाजार हैं स्पेशली उसके साथ अगर बात करें ईदगाह की, तो ईदगाह के अंदर भी तजावुज़ात की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार है। कुछ लोगों से बात करते हैं, भाई कितनी मुश्किल थी? बहुत मुश्किल है जी, शहर में बहुत मुश्किल है, इधर गुजरने की जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, खवातीन आती हैं, रास्ता बंद होता है, हर वक्त तजावुज़ात है, इधर सारे इधर कब्जा है सारा हर तरफ से। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब इधर आए थे पिछले दिनों तो सफाई का इंतजाम था, ऐसे इधर भी कोई किया जाए हाल इनका। सारा दिन इधर जो रश लगा रहता है, रास्ता बंद होता है, खवातीन के साथ यहाँ बेहुरमती होती है, काफ़ी वो होता है सारा दिन ना। तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसका कोई मसला हल करें बाजार का। कुछ शहरियों का कहना है कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने सफाई मुहिम के वजह से मुहिम चलाई, जिस तरह तजावुज़ात के हवाले से भी खसूसी मुहिम चलाई जाए। कुछ और लोगों से बात करते हैं, भाई कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत दुश्वारी का मसला है यहाँ पे। खवातीन के साथ उबाश लड़के बदतमीजियाँ करते हैं, आए रोज झगड़ा होता है, कई बार शिकायतें की हैं लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। हम मुतालबा करते हैं डीसी साहब से कि इस पे कोई नजरसानी करें, ये गंभीर मसला है हमारे शहर का, इस पर तवज्जो दी जाए। तमाम जो शहरी हैं यहाँ पर मुतालबा गंभीर मसाइल को हल किया जाए। जाहिद सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक के दाखिलों के शेड्यूल में तब्दीली, पहले सालाना इम्तिहान के लिए दाखिला भिजवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई है। सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 25 जनवरी मुकर्रर की गई है। दोगुना फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 6 फरवरी मुकर्रर की गई है। आपको बता रहे हैं तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक के दाखिलों के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। पहले सालाना इम्तिहान के लिए दाखिला भिजवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र आम के बागबान हो जाएं होशियार, कोहरे की वजह से बागों के छोटे दरख्तों के झुलसने का खतरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह शहर औलिया मुल्तान ने भी अगर बात की जाए मौसम शिद्दत की, तो जनवरी का महीना जो है वो खासा मामूल के बरक्स रहा है। मौसम शिद्दत में इजाफा रहा है और पिछले दिनों में मुल्तान गिरदोनवां में अगर बात की जाए तो वहाँ पर शदीद कोहरा भी पड़ा है। तो आमतौर सूरत हाल में अगर बात की जाए आम के बागात की, जिनका डोरमेंसी यानी कि खाबिदगी का अमल जो जारी है, सबसे अहम बात ये कि वेदर मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए। खासतौर पर छोटे पौधों के लिए ये कोहरा सर्दी की सख्त नुकसानदेह होगी और इस दौरान हमारे जो फार्मर और जो बागबान ज़्यादा क्या एकदम माल के तफसीलात जानते हैं। आबिद महमूद साहब मौजूद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे बड़े दरख्त हैं वो कुछ हद तक इस कोहरे के असरात से महफूज रह सकते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे हैं वहाँ पे इसकी वजह से बर्निंग हो सकती है, वो झुलस सकती हैं। तो यहाँ हमारे पास जो मेन टूल होता है इस कोहरे से बचाने के लिए वो है आपाशी। ऐसे बागात जहाँ पे 15 अक्टूबर के बाद ज़िम्मेदारों ने पानी रोका हुआ था, वहाँ पे लाजमी है कि वो फौरी तौर पर बागात में पानी लगाएं। इस वक्त आम की गदेड़ी का हमला कुछ बागात में हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे अंडों से निकलना शुरू हो गई है और वो कराल करते हुए, रेंगते हुए दरख्तों के तनों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि ज़िम्मेदार मोहतात रहें, वहाँ अपने मुशाहिदात को जारी रखें। देखें कि जब ये गदेड़ी निकलना शुरू हो जाए तो वहाँ हाथ वाली टैंकी से नैपसैक स्प्रेयर से मुनासिब कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें, तो वो गदेड़ी की जो शुरू की पॉपुलेशन है फर्स्ट इंस्टार और सेकंड इंस्टार, उसकी मॉर्टेलिटी हो जाएगी, वो मर जाएगी, वो ऊपर नहीं चढ़ सकेगी। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।